क्या आप एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं जहां एक बहुत ही हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल है, यानी एक ऐसा इंसान जो शायद बाकी दुनिया को एडवाइस देता हो, अपने बिजनेस को बखूबी चलाता हो, और वो अचानक से किसी ऐसे इंसान को अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स भेज दे जिससे वो आज तक एक बार भी नहीं मिला है। सुनने में तो ये किसी फिक्शनल मूवी का प्लॉट लगता है ना? बिल्कुल वही तो। लेकिन आज के इस डिजिटल दौर में देखा जाए तो ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग और कड़वी रियलिटी बन चुकी है। जब हम साइबर क्राइम रिपोर्ट्स का विश्लेषण करते हैं तो क्लियर समझ आता है कि मैट्रिमोनियल साइट्स और डेटिंग प्लेटफॉर्म्स पर जो रोमांस स्कैम्स हो रहे हैं वो इस वक्त दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हुए फ्रॉड्स में से एक है। हाँ, और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं है कि लोग स्कैम कर रहे हैं। सबसे शॉकिंग एस्पेक्ट इसका यह है कि इन स्कैम्स का शिकार आमतौर पर वो लोग नहीं हो रहे जिन्हें हम नासमझ या अनपढ़ कहेंगे। राइट। इस जाल में ना डॉक्टर्स, टॉप लेवल कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, इंजीनियर्स और एकेडमिशियंस फंस रहे हैं। यानी वो लोग जिनका लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग बाकी जगहों पर बहुत शार्प होता है, वो इस मर्की वाटर में या इन भूल भुलैया जैसे रिश्तों के आगे कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब यहाँ आकर उनका सारा डिफेंस मैकेनिज्म बेसिकली फेल हो जाता है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों होता है, और हमारे आज के इस डीप डाइव का मकसद भी इसी पहेली को सुलझाना है। हमारे एक बहुत ही डेडिकेटेड सुनने वाले हैं। वो एक करीब 40 साल के प्रोफेशनल हैं, एक एकेडमिक मेंटर, मोटिवेशनल स्पीकर और एक लाइफ कोच भी हैं। वाओ, दैट्स अ ग्रेट प्रोफाइल। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, जो इंसान खुद दूसरों को जिंदगी की राह दिखाता हो, दूसरों को मेंटली स्ट्रांग बनाता हो, उसे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दायरे के लिए एक बहुत ही सॉलिड रियलिटी चेक्ड फ्रेमवर्क की जरूरत होती है। बिल्कुल सही बात है। यानी एक ऐसी बुलेट प्रूफ मैच मेकिंग और कंपेनियनशिप फाइंडिंग गाइडलाइन जो सिर्फ उम्मीदों पर नहीं बल्कि सॉलिड वेरिफिकेशन और लॉजिक पर आधारित हो। तो आज हम उस डेटा और साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे जो इन स्कैम्स के पीछे काम करती है। What's fascinating here is कि एक मेंटर और कोच के लिए इस साइकोलॉजी को समझना सच में एक सुपर पावर की तरह काम आ सकता है, क्योंकि उनके पास आमतौर पर लोग अपने इमोशनल स्ट्रगल्स और मैच मेकिंग के कंफ्यूजन लेकर आते हैं। हाँ, एज अ लाइफ कोच लोग उनसे एडवाइस तो मांगते ही होंगे। एग्जैक्टली। तो जब आप इस डीप मैनिपुलेशन की मैकेनिक्स को एक बार समझ लेते हैं तो आप ना सिर्फ खुद की एक सेफ बाउंड्री बना सकते हैं बल्कि बाकियों को भी इस इमोशनल ट्रैप से बाहर निकालने का रास्ता दिखा सकते हैं। यह सिर्फ फ्रॉड से बचने की गाइडलाइन नहीं है, ये तो ह्यूमन वल्नरेबिलिटी को समझने की एक मास्टर क्लास है। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां सबसे बड़ा सिस्टम फेल हो रहा है, इंसानी दिमाग और उसकी साइकोलॉजी। ओके, लेट्स अनपैक दिस। मैं जब इन फ्रॉड्स के केस स्टडीज पढ़ रही थी तो मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि लोग आखिर इतनी जल्दी फैसला क्यों ले लेते हैं। जैसे स्कैमर एक बहुत अट्रैक्टिव फोटो लगाता है, किसी और की चुराई हुई प्रोफाइल बनाता है, एनआरआई या बड़ा बिजनेसमैन होने का दिखावा करता है, और सामने वाला इतनी जल्दी उन पर यकीन भी कर लेता है। एक एजुकेटेड इंसान बिना क्रॉस चेक किए ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर लेता है? ये बाहर से देखने में अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे हमारी बायोलॉजी और हमारी न्यूरोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। जब इंसान किसी ऐसी प्रोफाइल को देखता है जो उसे सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से परफेक्ट लगती है। परफेक्ट मतलब किस सेंस में? मतलब जैसे गुड लुक्स, हाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बहुत ही स्वीट वर्ड्स, तो दिमाग एक अलग ही स्टेट में चला जाता है। साइकोलॉजी में इसे इन्फैचुएशन इफेक्ट या इमोशनल हाई कहते हैं। दिमाग डोपामीन मोड में स्विच हो जाता है। अच्छा, तो ये केमिकल रिएक्शन है? हाँ, डोपामीन एक फील गुड हार्मोन है, और जब ये तेजी से रिलीज होता है ना तो इंसान का लॉजिकल ब्रेन कंप्लीटली बाईपास हो जाता है। उस इमोशनल रश में अगर उन्हें क्लियर रेड फ्लैग्स भी दिखें तो वो खुद को जस्टिफाई कर लेते हैं कि नहीं, ये इंसान अलग है। अच्छा, मतलब दिमाग एक तरह से खुद ही खुद को धोखा दे रहा होता है, एक इल्यूजन क्रिएट कर लेता है जहां सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। हाँ, बताइए। क्या सिर्फ डोपामीन ही अकेली वजह हो सकती है? क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे इंडियन सोसाइटी में जो एक लगातार प्रेशर होता है उसका इम्पैक्ट शायद इस केमिकल रिएक्शन से भी ज्यादा बड़ा होता है। आपने बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी की बात की यहाँ।
सोसाइटी और फैमिली लगातार एक इनविजिबल क्लॉक चला रहे होते हैं दिमाग में। वही उम्र निकल रही है वाला ताना। सही पकड़ा, उम्र निकल रही है, लोग क्या कहेंगे, या अगर और वेट किया तो सारे अच्छे रिश्ते निकल जाएंगे। ये बातें एक इंसान पर इतना डीप साइकोलॉजिकल प्रेशर डालती हैं कि उनका दिमाग एक तरह के सर्वाइवल मोड में चला जाता है। राइट। उसे लगता है कि शादी एक टास्क है जिससे जल्दी से जल्दी फिनिश करके इस सोसाइटी के प्रेशर से आजाद होना है। और इसी आज़ादी की जल्दबाजी में उनका क्रिटिकल इवैल्यूएशन का फिल्टर कंप्लीटली ऑफ हो जाता है। और इसी पॉइंट से जन्म लेता है वो फैक्टर जिसे मैं इन सारे केसेस में सबसे ज्यादा कॉमन देखती हूँ, यानी स्कैर्सिटी माइंडसेट। अगर आप ध्यान दें तो ये मुझे बिल्कुल ना ई-कॉमर्स वेबसाइट्स की ऑनलाइन फ्लैश सेल्स की तरह लगता है। हाँ, ऑनलाइन फ्लैश सेल्स। अच्छा। हाँ, देखिए ना, आपने देखा होगा वहाँ लिखा होता है ओनली 2 आइटम्स लेफ्ट या सेल एंड्स इन 15 मिनट्स और स्क्रीन पर एक टाइमर चल रहा होता है। ये सब क्या है? ये फोमो यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट करने का एक तरीका है। बिल्कुल। कस्टमर उस वक्त किसी और साइट पर जाकर प्राइस कंपेयर नहीं करता, वो सीधा बाय नाउ पर क्लिक कर देता है क्योंकि उसे डर होता है कि डील हाथ से ना निकल जाए। स्कैमर्स मैच मेकिंग में भी एग्जैक्टली यही फ्लैश सेल वाली साइकोलॉजी यूज कर रहे हैं। सही कहा आपने। वो बोलते हैं मेरी माँ मेरे लिए कोई और लड़की देख रही है या मुझे कल ही वापस लंदन जाना है। वो अर्जेंसीज बनाते हैं ताकि सामने वाला पैनिक करे। वही पैनिक तो उन फ्रॉडस्टर्स का सबसे बड़ा हथियार है। स्कैमर्स ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से वेपनाइज करना जानते हैं। वो समझते हैं कि जब इंसान इस स्कार्सिटी माइंडसेट में फंसा होता है ना, तो उसकी पेशेंस जीरो हो जाती है। हाँ, वक्त ही नहीं मिलता सोचने का। एग्जैक्टली। वो जानबूझकर अर्जेंसी क्रिएट करते हैं ताकि आपको 2 मिनट ठहरकर बैकग्राउंड चेक करने का वक्त ही ना मिले। और इस आग में घी डालने का काम करता है चौथा और सबसे बड़ा फैक्टर, अकेलापन, यानी लोनलीनेस। ओह, ये तो बहुत रियल प्रॉब्लम है ना? एक 40 साल का प्रोफेशनल जो करियर में टॉप पर है, पर शायद घर आकर उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं है। ये अकेलापन ऐसी वीकनेस बनता है जिसका फायदा उठाना उनके लिए सबसे आसान होता है। राइट। उस इमोशनल वॉइड को, उस खालीपन को जब कोई स्कैमर मीठी बातों से भरता है तो लोग ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब क्योंकि स्कैमर हमारी इन्हीं कमजोरियों को टारगेट कर रहा है, मैं चाहती हूँ कि हम इस बात पर आगे बढ़ें कि एक्चुअल रियल वर्ल्ड में ये रेड फ्लैग्स आखिर दिखते कैसे हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि डेटा देखा जाए तो खासकर नाइजीरिया, दिल्ली, जयपुर और कोलकाता से ऑपरेट होने वाले फ्रॉड गैंग्स इतने एक्टिव हैं कि उनके मैनिपुलेटिव सिनेरियोज को पहचानना बहुत ज़रूरी हो गया है। इनके काम करने का आखिर मैकेनिज्म क्या है? What's fascinating here is कि इनकी मैकेनिज्म का एक बहुत ही सेट पैटर्न होता है, जैसे इनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्लेबुक हो। सबसे कॉमन एग्जाम्पल लीजिए जो लगातार केसेस में सामने आता है, NRI ग्रूम स्कैम। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें एक फेक प्रोफाइल बनाई जाती है किसी यूके या यूएस बेस्ड सक्सेसफुल इंजीनियर या डॉक्टर के। हफ्ते भर बहुत ही प्यारी और रोमांटिक बातें होती हैं, फिर अचानक से कहा जाता है कि मैं तुम्हारे लिए इंडिया आ रहा हूँ, या मैंने तुम्हारे लिए आईफोन और एक्सपेंसिव ज्वेलरी भेजी है। तो यहाँ तक तो सब कुछ एक फेरी टेल ड्रीम जैसा लगता है। बिल्कुल। फिर अगले दिन एक लोकल नंबर से कॉल आता है, कोई फेक कस्टम्स ऑफिसर बनकर बोलता है कि आपके नाम का पार्सल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है, जल्दी से 5 लाख रुपए पेनल्टी दे दो वरना क्रिमिनल केस रजिस्टर हो जाएगा। वेट, रुकिए, मैं थोड़ा आम इंसान की तरह सोचने की कोशिश कर रही हूँ। एक पढ़ा लिखा इंसान जिसको वो पार्सल चाहिए ही नहीं था, जिसने अभी तक सामने वाले का चेहरा फिजिकली नहीं देखा है, वो अचानक से किसी अनजान बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर क्यों कर देगा? लॉजिक तो यही कहता है कि वो बोल दे भाई पार्सल रख लो, मुझे नहीं चाहिए। लॉजिक तो वही कहता है, लेकिन हमने भी थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया? डोपामीन और पैनिक। राइट। उस स्पेसिफिक मोमेंट में उस इंसान को अपना पार्टनर सच्ची में मुसीबत में लगता है। फ्रॉडस्टर्स आपके दिमाग को फ्रीज कर देते हैं। गिल्ट और फियर का ऐसा लीथल कॉम्बिनेशन बनाया जाता है कि सामने वाले को लगता है इस इंसान ने मेरे लिए इतना महंगा गिफ्ट भेजा, शादी के सपने दिखाए, अब अगर मेरे पास पैसे हैं तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। बाप रे। और बस एक बार ट्रांसफर हुआ और वो प्रोफाइल और नंबर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। तो मतलब वो लॉजिक
जागरूक होने का मार्जिन ही नहीं देते हैं। और सिर्फ एनआरआई स्कैम्स ही क्यों, मैंने फेक आर्मी ऑफिसर और फेक डॉक्टर वाले केसेस भी पढ़े हैं, जिसमें यूनिफॉर्म और फेक आईडी कार्ड्स दिखाकर ब्लाइंड ट्रस्ट जीता जाता है। हाँ, यूनिफॉर्म्स का एक अलग ही साइकोलॉजिकल असर होता है। वही तो, उसके बाद या तो बॉर्डर पर किसी सीक्रेट ऑपरेशन का बहाना बनाया जाता है जहां फंड्स फ्रीज होने की कहानी होती है, या फिर किसी फेक मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर अर्जेंट पैसे मांगे जाते हैं। यूनिफॉर्म्स देखकर लोग जनरली बहुत जल्दी रिस्पेक्ट और ट्रस्ट दे देते हैं, और वही इनका ट्रैप है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां फिजिकल इमरजेंसीज नहीं बल्कि डीप इमोशनल मैनिपुलेशंस यूज होते हैं, जैसे डिवोर्सी वुमेन ट्रैप। हाँ, ये एक अलग तरह का इमोशनल ट्रैप है जहां सैड स्टोरीज और सिंपैथी का इस्तेमाल होता है। स्कैमर किसी ट्रेजेडी से गुजरे इंसान का कैरेक्टर प्ले करता है, जैसे मैं बहुत अकेला हूँ, मेरी माँ हॉस्पिटल में है, या मुझे रेंट देने के लिए पैसे चाहिए। तो इसमें क्या लोग दे देते हैं पैसे? हाँ, क्योंकि इसमें इमोशनल बॉन्ड बन चुका होता है। शिकार होने वाला इंसान थोड़े थोड़े करके हजारों लाखों रुपए देता रहता है, सिर्फ उन्हें कंफर्ट करने के लिए। ये इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। लेकिन इन सब के बीच जिस स्पेसिफिक फ्रॉड ने मुझे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब किया है ना, वो है ब्लैकमेल स्कैम। क्योंकि बाकी जगह आपका सिर्फ फाइनेंशियल नुकसान होता है, पर यहां आपको कंप्लीटली बर्बाद कर दिया जाता है। ये सबसे डेंजरस कैटेगरी है। बिल्कुल, इसमें स्कैमर ट्रस्ट जीत कर बातों को प्राइवेट और इंटीमेट लेवल पर ले जाते हैं। वीडियो कॉल पर एंगेज करके कुछ प्राइवेट मोमेंट्स रिकॉर्ड कर लेते हैं, और फिर अगले ही दिन धमकी आती है कि पैसे दो वरना ये वीडियो तुम्हारे रिलेटिव्स को भेज देंगे या वायरल कर देंगे। ये स्कैम तो सीधा डर पर टिका है, और इसी डर और इमोशनल एडवांटेज का स्कैमर लोग पूरा फायदा उठाते हैं। इन स्कैम्स में स्कैमर्स आमतौर पर बहुत जल्दी आई लव यू बोलते हैं और फिजिकल एडवांटेज लेने के लिए बहुत ही टॉक्सिक डायलॉग्स यूज करते हैं, जैसे अगर सच में प्यार करती हो तो मुझ पर ट्रस्ट करो। Gosh, that is so manipulative. है ना? ये सुनकर सामने वाला गिल्टी फील करता है। वो लव, फियर और गिल्ट, इन तीन इमोशंस को मिलाकर एकदम डीप मैनिपुलेशन करते हैं। इन सारे अलग अलग केसेस को सुनकर मेरे दिमाग में एक बहुत क्लियर इक्वेशन बन रही है। एक पैटर्न है जो हर स्कैम में कॉमन है। पहले ट्रस्ट डेवलप करो, फिर एक स्ट्रांग इमोशन या डिपेंडेंसी बनाओ, उसके बाद अचानक से कुछ ऐसी स्टोरी बनाओ जिससे अर्जेंसी या पैनिक क्रिएट हो, फिर आती है पैसे की डिमांड, और जैसे ही पैसे मिलते हैं एंड में बंदा सीधा घोस्ट हो जाता है, यानी ब्लॉक करके गायब। सही समरी निकाली आपने। तो अगर सब कुछ इस एक स्ट्रक्चर्ड साइकिल में और इतनी स्पीड से चल रहा है, तो सामने वाले के पास खुद को बचाने का सबसे इनिशियल रिएक्शन क्या होना चाहिए? यानी पहला कदम क्या हो इस साइकिल को तोड़ने का? सबसे इनिशियल और सबसे असरदार टूल जो इस पूरे स्कैम को एक झटके में रोक सकता है, वो है टाइम, यानी समय। अगर सामने वाला जेन्युइनली आप में इंटरेस्टेड है और आगे की पूरी जिंदगी का सफर तय करना चाहता है, तो वो जल्दबाजी नहीं करेगा। सही बात है। वो आपको सोचने का और समझने का समय देगा। लेकिन अगर कोई आपसे लगातार जल्दी कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है, कमिटमेंट्स मांग रहा है, तो इसका एक ही मतलब है कि वो आपको अंधेरे में रखकर कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। जल्दबाजी का सीधा सा मकसद है वेरिफिकेशन से बचना। तो इस जल्दबाजी पर ब्रेक लगाने के लिए और इस पूरे सिस्टम को रैशनली सिक्योर करने के लिए अब वक्त है एक बुलेट प्रूफ फ्रेमवर्क को प्रैक्टिकली डिजाइन करने का। लेट्स डू इट। यानी एक ऐसी स्ट्रक्चर्ड गाइडलाइन जिससे हमारे लाइफ कोच लिसनर जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मांगते हैं, वो किसी भी प्रोफाइल को बिना हेजिटेट किए वेरीफाई कर सकें। क्योंकि बात जब पूरी लाइफ के कंपेनियन की हो, तो वैसे भी अंधा विश्वास नहीं बल्कि लेयर्स ऑफ वेरिफिकेशन चाहिए होती हैं। इसे मैं एक एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक की एनालॉजी की तरह देखना पसंद करती हूँ। एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, ये बहुत इंटरेस्टिंग एंगल, इसको थोड़ा और एलैबोरेट कीजिए। देखिए, जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आप सीधा दौड़कर प्लेन में तो नहीं बैठ सकते, राइट? प्रोसेस होता है वहाँ अलग अलग लेयर्स होती हैं। पहले गेट पर आईडी और टिकट चेक होती है, फिर आपका लगेज स्कैन होता है, फिर पर्सनल फ्रिस्किंग होती है, और आखिर में बोर्डिंग पास स्कैन करके फ्लाइट में एंट्री मिलती है। हर लेयर का अपना एक रोल है किसी अलग तरह के खतरे को फिल्टर करने का। ओह, आई सी। वैसे ही जब ऑनलाइन प्रोफाइल से बात शुरू हो, तो ब्लाइंड फेथ में डायरेक्ट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचना चाहिए। हर स्टेप पर वेरिफिकेशन के सिक्योरिटी लेयर्स होने चाहिए। इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये एनालॉजी परफेक्ट बैठती है। तो चलिए इन लेयर्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक लेयर होना चाहिए फोटोज की रियलिटी चेक। राइट। स्कैमर्स हमेशा अटेंशन ग्रैब करने के लिए किसी मॉडल या बहुत ही परफेक्टली लिट प्रोफाइल पिक्चर का यूज करते हैं।
वहां पे सीधा ब्लाइंड ट्रस्ट करने की बजाय गूगल रिवर्स इमेज सर्च का यूज करना चाहिए। एक मिनट, यहाँ मैं आपको रोकूंगी। ये रिवर्स इमेज सर्च का नाम सुनने में बड़ा ही टेक हैवी और कॉम्प्लेक्स लगता है। एक 40 साल का इंसान जो शायद टेक में इतना एक्सपर्ट नहीं है, वो आखिर प्रैक्टिकली इसे अपने फोन पर कैसे करेगा? इसका एक्चुअल हाउ टू थोड़ा एक्सप्लेन करिए। ये टेक्निकल बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप अपने स्मार्टफोन पर हैं तो उस इंसान की प्रोफाइल पिक्चर को डाउनलोड कर लीजिए या उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ, वहाँ सर्च बार के एकदम राइट साइड में एक छोटा सा कैमरा का आइकन होता है जिसे गूगल लेंस कहते हैं। बस उस पर क्लिक करके अपनी गैलरी से वो स्क्रीनशॉट अपलोड कर दीजिए। गूगल तुरंत इंटरनेट के सारे पेजेस को स्कैन करेगा और आपको दिखा देगा कि क्या यही फोटो किसी और नाम से या किसी और देश के इंसान की प्रोफाइल पर मौजूद है। ओह, दैट इज सो सिंपल। बिल्कुल। अगर वो फोटो पहले से इंटरनेट पर किसी इन्फ्लुएंसर या स्ट्रेंजर के नाम से मौजूद है तो वही कंफर्म हो गया कि ये 100% फेक प्रोफाइल है। वाओ, मतलब एक सिंपल 2 सेकंड का स्कैनिंग प्रोसेस किसी की जिंदगी की पूरी सेविंग्स बचा सकता है। अब मान लीजिए कि फोटो क्लियर निकल आई, उसमें कोई इश्यू नहीं दिखा, तो हमारी सिक्योरिटी का अगला लेयर क्या होगा? अगला लेयर होगा कम्युनिकेशन पैटर्न ऑब्जर्व करना। अगर कोई इंसान आपको 2-3 दिन की चैट के अंदर ही आई लव यू बोलने लगे या तुम्हारे बिना जी नहीं सकता जैसी बातें करने लगे, तो वही रुक कर अलर्ट हो जाना चाहिए। जेन्युइन लोग धीरे धीरे अपनी लाइफ शेयर करते हैं। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा सिक्योरिटी लेयर, जिसे हम वीडियो कॉल टेस्ट कहते हैं। मुझे लगता है स्कैमर्स इस टेस्ट में आकर सबसे ज्यादा फेल होते होंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि वो चैट पर तो मीठी बातें कर लेंगे लेकिन उन्हें अपनी शक्ल दिखाने में डर लगता है। इसलिए डायरेक्टली सामने वाले से कहिए, चले एक प्रॉपर वीडियो कॉल करते हैं, मैं आपसे ठीक से बात करना चाहता हूँ। यहाँ उनका रिएक्शन देखना सबसे जरूरी है। रिएक्शन में क्या ऑब्जर्व करें? अगर लगातार एक्सक्यूजेज आए जैसे कि मेरा कैमरा खराब है या मैं ऐसी लोकेशन पर हूं जहां वीडियो नेटवर्क नहीं आता, तो 90% चांसेस हैं कि वो कोई फ्रॉडस्टर है जो अपनी आइडेंटिटी हाइड कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं उस चौथे लेयर पर जहां आकर हम इंडियन सबसे ज्यादा हेजिटेट करते हैं, यानी आइडेंटिटी और बैकग्राउंड चेक। एक आम मेंटालिटी है कि अगर हम किसी से उनका आधार कार्ड, ऑफिस आईडी या डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे तो वो सामने वाला बुरा मान जाएगा। हाँ, ये प्रॉब्लम तो है। हमें लगता है कि रिश्ते की शुरुआत में ऐसी चीजें ट्रस्ट को तोड़ देती हैं। इस हेजिटेशन को आखिर ओवरकम कैसे करें? ये हेजिटेशन बिल्कुल हटानी पड़ेगी हमें। आप सिंपली कह सकते हैं कि हम दोनों के फैमिलीज के कंफर्ट और ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं अपनी डिटेल्स और आईडी आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्या आप भी अपनी साइड से शेयर कर सकते हैं? दैट्स अ गुड वे टू फ्रेम इट। हाँ, और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे आधार नंबर को ब्लर भी किया जा सकता है अगर कोई प्राइवेसी कंसर्न हो। एक और चीज, लिंक्डइन पर उनकी प्रोफेशनल डिटेल्स चेक करना या जिस कंपनी में वो काम करते हैं वहां कॉल करके बेसिक वेरिफिकेशन करना, कोई शक करना नहीं है, ये अवेयरनेस है। सही बात है। अगर कोई एक्चुअली जेन्युइन पैसेंजर है मेरी एयरपोर्ट एनालॉजी के हिसाब से, तो वो उन सिक्योरिटी चेक्स से इरिटेट नहीं होगा, वो कोऑपरेट करेगा क्योंकि उसके पास छुपाने को कुछ है ही नहीं। और बैकग्राउंड चेक्स को आसान बनाने की एक ऐसी प्रो लेवल ट्रिक मुझे इस विश्लेषण में मिली जो एक्चुअली मास्टर स्ट्रोक लगी मुझे। अच्छा, वो क्या है? सामने वाले को सिर्फ कैजुअली इतना बोलना है, वैसे मेरे पेरेंट्स एक नॉर्मल प्रोसीजर के तौर पर पुलिस वेरिफिकेशन या प्रॉपर बैकग्राउंड चेक करवा रहे हैं, जो हमारी फैमिली में हमेशा होता है। आप यकीन मानिए, किसी स्कैमर के लिए इतना ही सुनना काफी है। उसे पुलिस बैकग्राउंड शब्द सुनते ही पैनिक हो जाएगा और अगले दिन से उसकी प्रोफाइल वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। दैट इज ब्रिलियंट। और जो जेन्युइन इंसान होगा वो इस प्रोसेस को अप्रिशिएट करेगा कि आप और आपकी फैमिली कितने सिक्योर और सिस्टमैटिक है। बिल्कुल। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि इन सारे चेक्स का और क्वेश्चंस का मकसद किसी का इंटरव्यू लेना या उन्हें नीचा दिखाना नहीं है। इनका मकसद उनके एक्शंस में कंसिस्टेंसी देखना है। एक और एडवांस ट्रिक है इसकी। हाँ, बताइए। अगर कोई आपसे झूठ बोल रहा है तो उसे अपनी बनाई हुई स्क्रिप्ट याद रखनी पड़ती है। अगर उन्होंने मंडे को अपनी रूटीन या जॉब का कोई छोटा सा डिटेल बताया है तो फ्राइडे को वही चीज एक दूसरे तरीके से घुमाकर पूछना चाहिए। सच बोलने वाले के आंसर्स कंसिस्टेंट रहेंगे, लेकिन फ्रॉडस्टर अपने ही डिटेल्स में कहीं ना कहीं उलझ जाएगा। ये हुई एकदम सॉलिड प्रैक्टिकल अप्रोच। लेकिन एक फ्रेमवर्क कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आखिरी सवाल ये आता है कि इसको अप्लाई कहाँ किया जाए। So what does this all mean for the execution? क्या सारी एप्स और साइट्स बराबर है या कुछ प्लेटफॉर्म्स एक्चुअली सेफ हैं? और इसके अलावा एक आइडियल रिश्ते को नेचुरल तरीके से डेवलप होने में कितना वक्त लगना चाहिए? देखिए, प्लेटफॉर्म चुनना पहला स्टेप है और इसमें ऑप्शंस की आजकल कमी नहीं है, पर फिल्टर करना आना चाहिए।
जैसे शादी.com उन लोगों के लिए बेहतर माना जाता है जो सीरियस कमिटमेंट्स चाहते हैं, क्योंकि वहां वेरीफाइड प्रोफाइल्स का बैज होता है। जीवन साथी में ट्रेडिशनल और फैमिली ओरिएंटेड अप्रोच ज्यादा होती है। भारत मैट्रिमोनी उनके लिए काम आता है जिन्हें किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी में पार्टनर चाहिए। और आजकल नए प्रोफेशनल्स के लिए BetterHalf.ai जैसे प्लेटफॉर्म्स भी आए हैं जो कॉर्पोरेट और AI वेरिफिकेशंस यूज करते हैं। तो इनमें से बेस्ट कौन सा है? बेस्ट कोई एक नहीं है, पर रूल एक ही होना चाहिए। चाहे आप किसी भी ऐप पर हो, सिर्फ वेरीफाइड प्रोफाइल्स वाले लोगों से ही बात करें। जिन पे वेरिफिकेशन बैज ना हो उन्हें फिल्टर आउट कर देना ही सबसे सेफ है। गॉट इट। और इन सब जगहों पर बात करने का एक गोल्डन रूल होना चाहिए जिसके बारे में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज या इफ बट होना ही नहीं चाहिए। वो रूल है कि शादी से पहले या पर्सनली फिजिकली प्रॉपर वेरीफाई करने से पहले किसी को ₹1 भी ट्रांसफर नहीं करना है। 100% सही बात। चाहे आपको लग रहा हो कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो मरने वाले हैं, या कोई बहुत बड़ा बिजनेस लॉस हो गया है, जैसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है वहां से मैनिपुलेटर्स के हौसले बढ़ जाते हैं और एक फाइनेंशियल ब्लैक होल शुरू हो जाता है। बिल्कुल। अगर आप प्रेशर टेस्ट करना चाहते हैं तो बस उन्हें अनकंफर्टेबल सवाल पूछिए, जैसे आप डिसएग्रीमेंट्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं, या फिर उनसे सीधा बोलिए कि मैं अभी किसी डिसीजन पर आने से पहले और वक्त लेना चाहती हूँ। जो फ्रॉड होगा वो इंस्टेंटली गुस्सा हो जाएगा या मैनिपुलेट करेगा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। वही तो उनकी असलियत बाहर आती है। और जहां तक टाइमलाइन की बात है ना, लोग कई बार 1 हफ्ते में डिसीजन लेने की सोचते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। शुरुआती 1 से 2 महीने तो सिर्फ कैजुअल कॉन्वर्सेशन होने चाहिए जहां आप उनकी आदत और व्यवहार समझ रहे हैं। 1 से 2 महीने सिर्फ चैटिंग और नॉर्मल कॉल्स। उसके बाद अगले 2 से 3 महीने बिना किसी कैमरा फिल्टर के प्रॉपर लाइव वीडियो कॉल्स और रियल मीटिंग्स होने चाहिए जहां आप फिजिकल वाइब चेक करें। और लगभग 3 से 6 महीने अपनी फैमिलीज को इन्वॉल्व करने और बैकग्राउंड चेक्स में लगाने चाहिए। एक लंबा सफर जो पूरी लाइफ का है, उसमें 6 महीने या 1 साल लगाना कंप्लीटली नेचुरल और प्रैक्टिकल टाइमलाइन है। हमारे सुनने वालों के लिए ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है। अक्सर हमारे आसपास लोग कहते हैं कि शादी तो बस फॉर्मेलिटी है, करना ही होता है, ठीक लग रहा है तो एडजस्ट कर लेंगे। इस मेंटालिटी को अब कंप्लीटली रिजेक्ट करने का वक्त आ गया है। एग्री कंप्लीटली। क्योंकि सेरेमनी और पार्टी खत्म होने के बाद जब असली रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है, तब इंसान का असली कैरेक्टर सामने आता है। स्कैरसिटी माइंडसेट और फोमो से बाहर निकालिए और लॉजिकली सोचिए है कि कोई जेन्युइन इंसान आपकी एक्सेसिव शक की वजह से पीछे हट जाए। ट्रस्ट का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। ट्रस्ट इज इक्वल टू टाइम प्लस वेरिफिकेशन। तो आज के इस विश्लेषण का क्लियर निचोड़ यही निकलता है कि एक बुलेट प्रूफ गाइडलाइन आखिर में वही है जो सिर्फ अच्छी लगने वाली बातों पर नहीं, बल्कि उनकी कंसिस्टेंसी और क्रॉस वेरीफाइड एक्शंस पर खरी उतरे। जल्दबाजी से बचना ही आपका सबसे बड़ा अस्त्र है। सही कहा, क्योंकि वक्त ही सबसे आसानी से सच्चाई को बाहर निकालता है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगी कि हमारे लिसनर्स उसे प्रोवोकेटिव विचार पर ध्यान दें जो इस डीप डाइव के दौरान उभर कर आया है। अपने अगले किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन इंटरैक्शन में अपने आप से ये सवाल जरूर पूछिएगा। अगर कोई इंसान आपके रिलेशनशिप में लगातार आपसे ट्रस्ट करने को बोल रहा है, उसको डिमांड कर रहा है, बजाय इसके कि वो पेशेंस और सच्चाई दिखाकर उस ट्रस्ट को कमाने की कोशिश करे, तो क्या आप सच में अपने लिए एक बराबरी का रिश्ता बना रहे हैं, या फिर आप बस किसी फ्रॉडस्टर के बनाए हुए एक महंगे और खौफनाक स्क्रिप्ट का किरदार बन चुके हैं? इस पर गहराई से सोचिएगा जरूर। उम्मीद है इस फ्रेमवर्क और डिस्कशन से आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं अगले विश्लेषण में, तब तक स्मार्टली सोचिए और सुरक्षित रहिए।